Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Deepak Goyal. I am a pediatric gastroenterologist and hepatologist working in Delhi NCR. आज हम इस वीडियो में बच्चों में होने वाले कॉन्स्टिपेशन के बारे में डिटेल सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिपेशन बच्चों में क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण हैं, वो कैसे प्रेजेंट करता है, उससे होने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चा और फैमिली फेस करता है, और एज अ डॉक्टर हम कॉन्स्टिपेशन को कैसे पिक करें, हम कैसे कॉन्स्टिपेशन को डायग्नोज करें और हमें उसको कैसे ट्रीट करें, उसको किस तरह से इफ़ेक्टिवली मैनेज करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके अंडरलाइंग बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन रीज़न जो होता है वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कि एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है और या कि हैबिचुअल प्रॉब्लम है, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं, कुछ सर्जिकल कॉजेज़ होते हैं, जैसे हर्षप्रंग डिजीज़ जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है कॉन्स्टिपेशन का। इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं, जैसे बच्चा टॉयलेट करते वक्त रॉन्ग पुश लगा रहा है, जिसे हम डिससिनर्जिया या पेल्विक फ्लोर इनकोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। ये तीन कॉजेज़ के अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं, जैसे हार्मोनल होते हैं, थायराइड रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन होता है, या सीलियाक डिजीज़ होता है, व्हीट एलर्जी जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, या कुछ और सिस्टमिक प्रॉब्लम है कि आपकी बॉडी में कहीं कुछ और अफेक्टेड है, उसका इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कई बार कुछ ड्रग्स भी ऐसा होता है जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं, तो काफ़ी बार कुछ केसेस में ये भी रीज़न होता है कि ड्रग्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सो सिंस फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन मोस्ट कॉमन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन का, तो आज हम अभी उसके बारे में ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन को हम हैबिचुअल या बिहेवियरल कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, और ये अराउंड 90% कंट्रीब्यूट करता है चाइल्डहुड कॉन्स्टिपेशन के लिए। सो अगर हमारे पास 100 बच्चे आते हैं तो 90 to 95 जो बच्चे हमारे पास प्रैक्टिस में आते हैं वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के होते हैं। और एज अ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारी जो ओपीडी है उसका एक बहुत बड़ा चंक फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन ही कंट्रीब्यूट करता है। सो अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें कि ये क्यों होता है, तो ये हमारे लिए समझना इम्पॉर्टेंट है। फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो ज़्यादातर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के बाद प्रेजेंट करता है, समवेयर बिटवीन 1 to 5 ईयर्स के बीच में स्टार्ट होता है या प्रेजेंट करता है। इसका मेन जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि बच्चा इनवॉलेंटरली या वॉलेंटरली अपनी स्टूल्स को होल्ड करता है, और एक बार अगर वो ज़्यादा एक सर्टेन लेंथ से ज़्यादा स्टूल्स आपकी बॉडी में स्टोर्ड रहता है तो वो स्टूल्स हार्ड और वाइड हो जाती हैं, और कई बार गैप आ जाता है। आपने नोट किया होगा कि बच्चे का 1 या 2 दिन का गैप आ गया है, उन्होंने स्टूल पास नहीं किया है, और फिर जब वो पास करने जाते हैं तो उनको पेन होता है, पेन या डिस्कम्फर्ट होता है, तो उससे और उनको फियर डेवलप होता है, और इस तरह से एक साइकिल में बच्चा ट्रैप हो जाता है, जिससे कि वो अवॉइड करते हैं एज़ फार एज़ पॉसिबल, लेकिन जब भी वो स्टूल पास करने जाते हैं उन्हें फियर होता है, एंड इट्स अ पेनफुल थिंग फॉर देम, एंड दे ट्राई टू अवॉइड इट। अगर अब हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स की बात करें या वो कैसे प्रेजेंट करता है, तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कॉन्स्टिपेशन, तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स कंप्लेंट लाएंगे वो होगा कि बच्चा या तो स्टूल की फ्रीक्वेंसी उसकी कम है, उसको गैप्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 2 या 3 दिन का गैप आ रहा है और फिर बच्चा स्टूल पास कर रहा है, और जब भी वो स्टूल पास करता है तो उसको डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, और वो क्रैंकी होता है या बहुत ही एंग्शियस रहता है। और कभी कभी कुछ स्टेजेस में अगर स्टूल बहुत ही हार्ड है या उनको बहुत ज़्यादा गैप आ गया है तो कभी कभी बच्चे को ब्लड इन स्टूल्स भी आ सकता है। जो ब्लड इन स्टूल्स आता है वो जनरली एक एनल फिशर या कई बार छोटे कट्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हार्ड स्टूल के कारण आपका एनल म्यूकोजा में टीयर या थोड़ा सा कट्स आ जाते हैं, और उसकी वजह से कई बार ब्लड इन स्टूल्स करके प्रेजेंट करता है। बहुत बार पेरेंट्स जैसे हमारे पास आते हैं तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही होती है, काफ़ी वीक्स या मंथ से, तो पूरी फैमिली में एक बहुत ही एक हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी रहती है, बच्चा भी फियरफुल है, एंग्शियस है, और साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत एंग्शियस होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। कई बार नेफ्रोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे बच्चे जाते हैं जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, और नेफ्रोलॉजिस्ट उन्हें डायग्नोस करते हैं कि अंडरलाइंग फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है। सो बहुत सारे बच्चे जिन्हें लॉन्ग स्टैंडिंग या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है
वो यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, यूरिनरी डिसयूरिया या यूरिनरी हेजिटेंसी या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं जिनका एब्डोमेन थोड़ा ब्लोटेड होता है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है, तो काफ़ी बच्चों में ये गैसी एब्डोमेन या ब्लोटेड एब्डोमेन करके भी प्रेजेंट कर सकता है। अब अगर हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन की मैनेजमेंट की बात करें तो मेनली 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिससे हम बच्चे को मैनेज करते हैं। फर्स्ट इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ स्टूल सॉफ्टनर यानी कि लैक्सेटिव, सेकंड इज़ टॉयलेट ट्रेनिंग एंड थर्ड इज़ डाइटरी। तो थोड़ा थोड़ा तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट पिलर है वो है ड्रग्स यानी कि स्टूल सॉफ्टनर। तो काफ़ी मार्केट में काफ़ी वैरायटी ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम ज़्यादातर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एक मॉलिक्यूल होता है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो बच्चों में एकदम सेफ़ है क्योंकि जनरली हमें फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा लंबे टाइम देना पड़ता है, कुछ हफ्ते या कुछ महीने मेडिसिन देनी पड़ती है। सो हम PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं। बहुत सारा पाउडर फॉर्म्स में भी अवेलेबल है और सिरप फॉर्म्स में भी अवेलेबल है। आजकल सिरप्स थोड़ा इजी टू यूज़ होता है तो हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ करते हैं। हमें कांस्टेंट डोज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर या लैक्सेटिव रखना पड़ता है ताकि बच्चे का स्टूल सॉफ्ट रहे। और सेकंड जो पिलर है वो हमारा है टॉयलेट ट्रेनिंग। सो टॉयलेट ट्रेनिंग अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करने का। काफ़ी बार जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और काफ़ी टाइम से वो बच्चे को मैनेज कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाता और हम उनको इंक्वायर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं, वो मेनली मेडिसिन पे ही फोकस कर रहे हैं या डाइट पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि टॉयलेट ट्रेनिंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे कि जिसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो बच्चा इवेंचुअली स्टूल को होल्ड करना स्टॉप कर देता है और जैसा हमने पैथोफिजियोलॉजी या मैकेनिज़्म में डिस्कस किया था इवेंचुअली वो उसका साइकिल ब्रेक होता है। तो बेसिकली मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें मेडिसिन और टॉयलेट ट्रेनिंग को दोनों को पैरेलल रन करना चाहिए और ग्रेजुअली जब हमें लगे कि बच्चा अच्छे से टॉयलेट ट्रेन हो गया है तब हम बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली मेडिसिन को विड्रॉ करें, तब जाके बच्चा फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन से सेटल हो जाएगा। अगर हम मेडिसिन को बहुत एब्रप्टली विड्रॉ करते हैं या बहुत एब्रप्टली वापस ऑन करते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं तो आई थिंक वो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू मैनेज द किड। अब जो तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है डाइट। तो डाइट के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो हमें ख्याल रखने हैं। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बच्चे की डाइट में फ़ाइबर का अमाउंट अच्छा होना चाहिए। काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि बच्चे ज़्यादातर मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं और उनकी डाइट में प्रिडोमिनेटली मिल्क है और वो फाइबर कम ले रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज़ है तो हमें उनका मिल्क का अमाउंट कम करना चाहिए ताकि वो अपनी डाइट में फ़ाइबर इनकॉर्पोरेट कर सकें। फाइबर्स नेचुरली फूड स्टफ़ में बहुत इजीली अवेलेबल है, तो अगर आप बच्चे को बैलेंस डाइट दे रहे हैं जिसमें कि सीरियल्स बेस्ड डाइट है और फ्रूट्स भी देते हैं आप बच्चे को और वेजिटेबल्स भी वो ले रहा है, थोड़ा सैलड ले रहा है, तो प्लेंटी अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर बच्चे की डाइट में आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें फिनिकी होने की या कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एक स्पेसिफिक फूड के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बच्चे की डाइट मोनोटोनस भी हो जाती है और वो थोड़ा बोरिंग हो जाती है। और ज़्यादातर जो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है वो थोड़ा लॉन्ग रन रहता है और हमने डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट लंबा चलता है, सो थोड़ा डाइट में वेरिएशन भी ज़रूरी है। अगर आप एक बैलेंस डाइट अपने बच्चे को दे रहे हैं जिसमें प्लेंटी ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, तो उसकी डाइट में एडिक्वेट फाइबर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया मैनेजमेंट के स्टार्टिंग में कि तीनों पिलर्स ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रॉपर एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन, दैट इज़ स्टूल सॉफ्टनर, सेकंड टॉयलेट ट्रेनिंग और थर्ड इज़ डाइट। तो तीनों का एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है जिसे हमें मेंटेन करना होता है। कई बार काफ़ी फैमिलीज़ को मैंने देखा है कि वो सिर्फ मेडिसिन पे फोकस कर रहे होते हैं और बाकी कंपोनेंट्स पे नहीं, और काफ़ी लोग सिर्फ डाइट पे फोकस कर रहे होते हैं और बाकी दो कंपोनेंट्स पे फोकस नहीं कर रहे होते। तो अगर हम किसी सिर्फ एक कंपोनेंट पे करेंगे तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। और अगर काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन अगर इनइफेक्टिवली ट्रीट हुआ है तो मंथ्स या काफ़ी साल तक हमने देखा है कि पेरेंट्स जूझ रहे हैं और बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन चल रहा है और एक सर्टन लेंथ के बियॉन्ड, जैसे कि 3-4 महीने हो गए हैं,
लेकिन अभी भी सेटल नहीं हुआ है तो आपको स्पेशलिस्ट की राय लेनी चाहिए, आपको पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के संपर्क में आना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड या और भी पीडियाट्रिक गैस्ट्रो टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट या अपना डाउट सबमिट कर सकते हैं और हमारी टीम उसको इफ़ेक्टिवली और जल्दी रिवर्ट करेगी। थैंक यू।